हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दबाएं और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग अपने सबसे फेवरेट लैपटॉप एसस टफ F15 2023 एडिशन की, जिसमें कि i7 12th जनरेशन और सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर RTX 40 सीरीज का 4060 8 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड। दोस्तों, ये लैपटॉप ऑर्डर करने से पहले मैं काफ़ी परेशान था। पिछले साल से ही लैपटॉप देख रहा था बिकॉज़ मेरा जो डेल का लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप तो बेसिकली वो नहीं था, बट आज से 8 साल पहले लिया था। अब दोस्तों उस समय 8 जीबी रैम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनवीडिया का 2 जीबी का ग्राफिक कार्ड था, जिससे मैंने टिल डेट सारे ही गेम खेले। अगर मैं लास्ट गेम की बात करूँ, वो रेसिडेंट एविल 3 का रीमेक था और वो गेम बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ चलता था। और मुझे बेसिकली सबसे ज़्यादा शौक था रेसिडेंट इविल सीरीज़ खेलने का और स्पेशली रेसिडेंट इविल 4 का, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब मैंने उसके लिए प्लेस्टेशन 2 परचेज़ करा था, तो उस गेम का मेरे लिए अलग ही क्रेज़ था। और रिसेंटली जब रेसिडेंट इविल 4 रीमेक आया, तो वो मैंने ट्राई करके देखा अपने पुराने डेल के लैपटॉप में और वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि वो गेम चलता तो है, बट मेरा जीपीयू बहुत हाई रहता है, हमेशा 100% और ग्राफ़िक्स कम करने के बाद ही चल पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा ग्राफ़िक करता था, तो वो गेम बहुत बुरी तरह हैंग होने लगा था। फिर मैंने डिसाइड करा कि नया लैपटॉप लेते हैं और लास्ट ईयर से ही मैं सोच रहा था कि कौन-सा लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए। चाँस की बात है अक्टूबर तक मैं कुछ प्लान कर पाता कि F15 2022 एडिशन ले ही लेता हूँ। इतने में मैंने क्या देखा कि एनवीडिया ने RTX 40 सीरीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वहीं पे स्टार्ट हुई मेरे साथ। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी कि CES 2023 में मोस्टली सारे नए लैपटॉप्स के 40 वर्ज़न वाले RTX भी अवेलेबल हो जाएँगे, तो मैंने यही सोचा कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम शायद रुकना ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे वो लैपटॉप गेमिंग करने के लिए ही चाहिए था और RTX 3060 कहना तो नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज़ तो वो ऑसम है, बट पुराना होने लगा था, क्योंकि हर 2 से 3 साल के बाद एनवीडिया अपना एक नया वर्ज़न, नया वेरिएंट मार्केट में लॉन्च करता ही करता है। और आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास कुछ महीनों में आरटीएक्स या कोई भी नई सीरीज़ आने वाली है, तो आप शायद वेट करना ठीक समझेंगे, क्योंकि नए और पुराने में रेट का डिफ़रेंस नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो जाती है। इसी के चलते मैंने डिसाइड करा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं और मुझे रेसिडेंट इविल 4 का रीमेक खेलना ही था, जो कि 24 मार्च को रिलीज़ होना था। तो मैं यही सोच रहा था कि जल्दबाज़ी ना की जाए और एटलीस्ट रुक के थोड़ा वेट कर लेते हैं कि मार्च नहीं तो मैक्सिमम अप्रैल में आरटीएक्स सीरीज़ के लैपटॉप मार्केट में आ जाएँगे। मुझे इस चीज़ का थोड़ा आइडिया तो था कि वो होंगे बहुत महँगे, क्योंकि अगर आप 2020 से लेके 21 लेके 22 में आप देखें, तो कोई भी अच्छा गेमिंग लैपटॉप 1 लाख से नीचे नहीं आता है। अच्छा गेमिंग लैपटॉप हमेशा आपको 1 लाख प्लस ही मिलेगा। आप पिछले 3-4 साल के ट्रेंड उठा के देख लीजिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पे ये नोटिस करी कि एसस ही सबसे, हम कह सकते हैं, प्राइस पॉइंट पे हिट करने वाली चीज़ है कि एसस के लैपटॉप हमेशा आपको एक प्राइस ऐसा सेट करके देते हैं कि आपको ये लगता है कि हाँ, ये शायद मेरे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप लेनोवो लीजियन की बात करें, प्रेडेटर की बात करें, उनके हाई एंड गेमिंग्स का नो डाउट कोई जोड़ नहीं है। बट दोस्तों, आखिर में सबसे मेन चीज़ क्या आती है कि पैसे तो हम ही को देने हैं। अब जिनके पेरेंट्स या फ्रेंड्स या उनको किसी तरीके से गिफ्ट कर देते हैं, तो वो बात और है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं समझता हूँ जिनको गेमिंग का शौक है, जो जॉब भी करते हैं साथ में, वो अपनी जेब से ही इतने महँगे लैपटॉप परचेज़ करते हैं। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ कि एसएस ही क्यों? तो मैं पिछले 2 साल से ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफ़िकेशन तो बहुत सारे लैपटॉप्स पे आपको मिल जाएगा। बट बहुत सारे लैपटॉप्स के रिव्यूज़ में आप देखोगे कि हिंजेस टूट रहे हैं, कहीं कुछ ब्रेक हो रहा है, कहीं कुछ क्रैक हो रहा है। तो मुझे हर मामले से ये लैपटॉप के रिव्यू सबसे अच्छे मिले कि एसस टफ सीरीज़ ना कि सिर्फ़ इस प्राइस पॉइंट पे सबसे सही है, बल्कि आपको सबसे अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रही है। लॉन्गर यूज़ में दोस्तों मैं आपको एक सीधी-सीधी बात बताता हूँ, एक नॉर्मल यूज़ के लिए डेल का लैपटॉप जो मैंने 8 साल यूज़ करा, आप यकीन मानिए, ना तो उसका चार्जर खराब हुआ, ना उसके लेफ्ट और राइट क्लिक कीबोर्ड के
कीबोर्ड वगैरह और सेंसर जो हैं इसके, सब सारे के सारे A1 फर्स्ट क्लास चलते थे। मैं भी सोच रहा था कि मुझे कुछ इस बिल्ड क्वालिटी की चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट क्योंकि डेल में जितनी भी गेमिंग सीरीज़ है, मैं एलियनवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो शायद हमारी दोनों किडनियाँ ही बेचनी पड़ जाएँ, वो भी कम पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उसमें जी सीरीज़ देखें, तो वो कुछ बहुत अच्छा ऐसा परफ़ॉर्मेंस नहीं देती कि मैं उसी को कंसिडर करूँ। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे एसुस सबसे ज़्यादा बेटर लगा। और अब मेन चीज़ वही है कि अगर आपने किसी एक सबसे पहले कंपनी को डिसाइड कर लिया और आपने मॉडल भी डिसाइड कर लिया, तो व्हाई नॉट गो फॉर द लेटेस्ट वन। इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं RTX 40 सीरीज़ का वेट करता हूँ। देखते हैं जब सारी कंपनीज़ अपने-अपने लैपटॉप इंडियन मार्केट में लॉन्च करेंगी, तो उनका क्या प्राइस पॉइंट होगा, कैसी उनके रिव्यूज़ होंगे। तो इसके चलते मैंने सबसे पहले इंडियन मार्केट में देखा, हमारे पास एसर प्रेडेटर लॉन्च हो चुका था। अब एसर प्रेडेटर में कोई परेशानी नहीं है, प्राइस पॉइंट भी मुझे थोड़ा ठीक ही लगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि 6 जीबी के ग्राफिक कार्ड से अच्छा मैं 8 जीबी का ग्राफिक कार्ड लूँ। क्योंकि दोस्तों लैपटॉप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप अपना प्रोसेसर और जीपीयू अपग्रेड नहीं कर सकते। रैम आप कितनी भी बढ़ा लो, एसएसडी कितनी भी बढ़ा लो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जब गेमिंग करनी है, आपको हमेशा ये चीज़ खलेगी, काश मैंने ज़्यादा वीरैम का, ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड ले लिया होता। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं 8 जीबी का ही कार्ड लूँगा। लेकिन तब तक फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे आरटीएक्स का 40 का सिर्फ़ एक ही मॉडल अवेलेबल था, 4050 वो भी 6 जीबी में। अब वेरिएंट दोस्तों आपने देखे होंगे एसर प्रेडेटर के, तो इंडियन मार्केट में सबसे पहले उस टाइम पे 2 ही वेरिएंट आए थे, i5 13 जेन, i7 13 जेन। और दोनों में ही एक ही ऑप्शन था 4050 विद 6 जीबी, जो कि मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मुझे 6 जीबी का लेना चाहिए। ऑल्दो पुराने लैपटॉप के रिप्लेसमेंट के बाद वो डील मुझे शायद थोड़ी ठीक पड़ती, बट डिफरेंस तो है। 8 जीबी होता है, 6 जीबी होता है, और दोनों DDR6 में है, तो आप परफॉर्मेंस का डिफरेंस समझ ही सकते हैं। आइए दोस्तों, लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम में चल रहा है कि नहीं। यस, ये ऑन हो गया और मेरी विंडोज सेटअप का टाइम स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको इंटेल से मिलता है i7 12th जनरेशन, जिसमें कि L3 कैशे 24 MB है। जी हाँ दोस्तों, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको i7 13 जेन में भी मिल जाएगा और i9 13 जेन में भी मिल जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब तीनों की L3 कैशे 24 MB है, तो इसमें रेट का डिफरेंस क्यों? दोस्तों मैं आपको एक सीधी-सीधी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 12th और 13 जेन को डिफरेंट बनाती है, वो ये है कि जो मैक्सिमम लिमिट है 13 जनरेशन की, वो थोड़ी-सी ज़्यादा है 12 जेन से। बट आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि वो एक प्रोसेसर जब आप गेमिंग करते हो, तो वो कभी इतना पीक पोज़ीशन पे जाता ही नहीं है, जिसके लिए आपको अपना इतना हार्ड अर्न्ड मनी स्पेंड करना पड़े। मेरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आपको प्रोसेसर पे ऐसा कौन-सा काम करना है कि वो 70, 80 या 90% पे जाए। नॉर्मली नहीं जाता, आप चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देख लीजिए, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स इस कदर ऑप्टिमाइज़ करके मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं कि कभी वो 80, 90, 100% तक जाए ही ना। तो पॉइंट सीधा है यहाँ पे कि आपको इतने पैसे भी स्पेंड करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप चाहें तो किसी और वेरिएंट में जाके चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों में कहने में, सुनने में कि हाँ, मेरे पास i7 13 जेन है, i9 13 जेन है। बट दोस्तों आप ये चीज़ समझिए कि आप उसके लिए कितना ज़्यादा डिफरेंस पे कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी ने ये चीज़ मॉडल में डाल के लॉन्च करी है, तो कुछ सोच के लॉन्च करी होगी। बिकॉज़ अब एक ऐसा लैपटॉप बनाना है जहाँ पे हाई एंड परफॉर्मेंस देना है, बट वो बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि कंपनी ने बहुत अच्छे से ये चीज़ डिसाइड करी है कि इस प्राइस पॉइंट पे हमको क्या चीज़ें देनी है। इसके ही साथ ये लैपटॉप एक हाई एंड गेमिंग लैपटॉप भी कंसिडर होता है। दोस्तों मेरा यकीन मानिए, ये लैपटॉप किसी भी लैपटॉप से टक्कर ले सकता है, ये किसी से भी कम नहीं है। i7 12th जेन 24 जीबी L3 कैशे और इतना पावरफुल प्रोसेसर है ये कि मैं आपको इसमें अब सबसे अच्छे गेम भी चला के दिखाऊँगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, DDR4 रैम
कहीं से भी परफॉर्मेंस कम नहीं है, किसी भी गेम में आप इसे कंपेयर कर लीजिएगा, ये ऑसम है और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि काश मेरी वीरैम की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो जाए या क्योंकि शेयर्ड मेमोरी में भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और पूरा गेम आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गेम की बात करें तो वहाँ पे भी DDR4, DDR5 रैम में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे व्यू है कीबोर्ड्स का, चेंजिंग लाइट्स का और दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत अच्छा लगता है रात में देखने में। हमारे पास यहाँ पे पूरे डिटेल्स अवेलेबल हैं लैपटॉप के फ्रंट में ही ट्विन इसमें फैन्स लगे हैं बेटर कूलिंग के लिए। ये आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा लैपटॉप आप इसी सॉफ्टवेयर से हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने सीपीयू, जीपीयू, रैम यूसेज अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा हमारा प्रोसेसर का कौन-सा वेरिएंट है, जीपीयू कौन-सा वेरिएंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोफाइल्स देखेंगे। विंडो मोड में एकदम ऑप्टिमम सेटिंग जिसमें कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि गेमिंग लैपटॉप है। देन हमारा साइलेंट है, परफॉर्मेंस एंड टर्बो और मैनुअल में आप जाके अपने हिसाब से पूरी सेटिंग चेंज कर सकते हैं इस लैपटॉप की अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसा गेम वैसी रिक्वायरमेंट। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए बड़े अच्छे ऑप्शन दिए हैं एसस ने इसमें। परफॉर्मेंस मोड एक ऐसा मोड है जो मोस्टली लैपटॉप में यूज़ होता है। एक समझिए बैलेंस मोड है, जहाँ पे आपका कुछ भी गेम किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट माँगता है, वो फुलफ़िल हो जाएगा। दोस्तों मैंने टर्बो मोड में भी चला के गेम देखा, जीपीयू के टेम्परेचर्स हाई जाते हैं, फ़ैन बहुत तेज़ स्पीड पकड़ लेता है और इतनी आवाज़ आती है कि मैं सच में दोस्तों आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम डिफरेंट व्यूइंग कलर्स देख सकते हैं। हर डिफरेंट मोड में एक डिफरेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन के कलर्स देखने को मिलेंगे, जो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपके आई को रिलैक्सेशन देते हैं। डिफ़ॉल्ट व्यू ज़्यादा तो यूज़ लोग कर ही लेते हैं बिकॉज़ उनको पता नहीं होता कि और कौन-से व्यूज़ में सपोर्ट करते हैं। तो एज़ पर जैसा गेम आपका होगा उस हिसाब से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मूवी, वेब सीरीज़ देखनी है, वो भी आप कम कर सकते हैं। कोई ऐसा गेम जो आपको रात में खेलना है जिसमें अंधेरा ज़्यादा है, उसके लिए एफपीएस मोड है और इस तरीके से हमारे पास रेसिंग और डिफरेंट मोड्स भी हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गेम का लैपटॉप आप किस हद तक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। चेंजिंग कलर्स की बात करें दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही प्यारा व्यू होता है और ये लाइटिंग इफ़ेक्ट्स भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं। इनको रोटेशन में डाल सकते हैं, इनकी स्पीड कम-ज़्यादा कर सकते हैं। 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है व्हिच इज़ क्वाइट गुड और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ इस लैपटॉप में ये है कि ये 100% एसआरजीबी कंटेन करता है। ऑल्दो ब्राइटनेस की बात करें 250 निट्स की ब्राइटनेस है। आइडियली ज़्यादातर लैपटॉप्स में कंसिडर किया जाता है कि 300 या उससे भी ज़्यादा निट्स ब्राइटनेस हो तो बहुत अच्छी बात है। बट दोस्तों ये लैपटॉप में 250 निट्स की ब्राइटनेस होती है और मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है बिकॉज़ आपके पास दूसरे सारे तरीके हैं ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करने के। डिस्प्ले में हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल का हमारे पास आइरिस ग्राफिक डिफ़ॉल्ट चिपसेट डला हुआ है और हमारे पास सबसे पावरफुल और जिसके लिए हमने ये इतना वीडियो बनाया है जीपीयू हमारा RTX 4060 8 जीबी विद 3000 CUDA कोर्स। यस दोस्तों, ये आप किसी भी वीडियो कंपैरिज़न में देख लीजिएगा RTX 30 सीरीज़, 40 सीरीज़ भले ही किसी-किसी मॉडल में आपको नंबर ऑफ CUDA कोर ज़्यादा मिले, तो हमेशा आपको ये लगेगा कि हाँ, जिसका CUDA कोर ज़्यादा उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, RTX 40 सीरीज़ में एनवीडिया ने पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही उठा के चेंज कर दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोर्स में मिनिमम पावर में RTX सीरीज़ की बात करें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है 40 सीरीज़। आपको प्राइस में डिफरेंस भले ही देखने को मिलेगा बट दोस्तों मेरा यकीन करिए RTX 3060 जब 140 वॉट्स का जब पावर मोड में चलता है ना, तो वो बहुत शोर करता है, सिस्टम इतना हीट हो जाता है कि आप शायद इसके कीबोर्ड को भी टच करने से पहले एक बार सोचेंगे। तो दोस्तों वही चीज़ उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने 40 सीरीज़ बनाया और आपने देखा होगा MSI में
एमएसआई ने 45 वॉट्स में ही अपनी पूरी सीरीज़ लॉन्च कर दी है ना दोस्तों? आपको शायद यकीन नहीं होगा। लेकिन एसस टफ ने अपनी सीरीज़ में तब भी 140 वॉट्स का मैक्स बूस्ट दे रखा है कि इन केस आपका कोई गेम डिमांडिंग है, तो वो आपको मैक्सिमम लिमिट रीच करा सकते हो वहाँ पे, उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर गेम में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपसे जैसा वादा करा था कि मैं आपको एक अच्छा बढ़िया गेम चला के दिखाऊँगा। ऑब्वियसली मेरा फ़ेवरेट और शायद बहुतों का आप सबका फ़ेवरेट रेसिडेंट इविल सीरीज़ का रेसिडेंट इविल 4 रीमेक यहाँ पे चला के दो देखते हैं दोस्तों। लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे तो नहीं फ़ील हुआ, बट हाँ, जनरली जितना लगता है, मैंने जब अपने डेल वाले लैपटॉप में चलाया था, वहाँ पे स्लोनेस बहुत ज़्यादा थी, बट जब मैंने यहाँ पे चलाया, तो दोस्तों यकीन मानिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये गेम इतना स्मूथ चलता है, इतना ऑसम चलता है इस लैपटॉप में कि दोस्तों आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएँगे। लोडिंग टाइम भी आप देख सकते हैं, बहुत क्विकली ये गेम लोड होता है और ग्राफ़िक्स की बात करें दोस्तों, तो मैंने अभी तो ग्राफ़िक इसके चेंज करे ही नहीं हैं। जो डिफ़ॉल्ट मोड में था, मैंने ये गेम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी मोड में चलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस लैपटॉप का रिव्यू मैं जितना अच्छा दे सकता था, मैंने पूरी कोशिश करी और हाँ, मैंने अपना फ़ेवरेट गेम भी आपको इसमें दिखाया कि कैसा परफ़ॉर्म करता है।